हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, हमारे इन वीडियो को आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल की किताब का नाम है हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन। इसमें हम लोग अध्याय नंबर 6 पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में व्यापार यातायात और संचार। तो भारत में व्यापार यातायात और संचार, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन, यानी उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके जो उत्तर है वो आपको संक्षेप में देते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसका बड़ा उत्तर किया जा सकता है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए, तो ये प्रश्न काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब इसका जो उत्तर है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो कोशिश तो यही करना होता है कि छोटा उत्तर दे, लेकिन अगर प्रश्न बहुत अच्छा है और बड़ा लिख सकते हैं तो उत्तर उसका बड़ा जाएगा। जैसे इसका उत्तर हमने काफ़ी बड़ा रखा है। आधुनिक युग में यातायात, समझते हैं अब यातायात का मतलब होता है आपको एक यात्री या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना यातायात है। तो आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। आजकल का जो युग है दुनिया के देशों से जुड़ने का युग है और राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। अगर किसी देश में यातायात कमजोर है तो उस देश का आर्थिक विकास थोड़ा कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में बन रही है और वो गुजरात में भेजनी है तो यातायात के साधन जितने फास्ट होंगे वहाँ की पब्लिक को वो चीज़ जितनी जल्दी मिल जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें मार्केट में आपके लिए उपलब्ध हो जाती है, आप कुछ भी चीज़ घर में खाली ख़त्म हो गई वो लेने के लिए जाते हो मार्केट में, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको 10 या 100 दुकान ढूंढने के बाद भी आपकी घर की ज़रूरत की चीज़ नहीं मिली हो? तो ऐसा कभी आपने महसूस नहीं किया होगा। ऐसा इसलिए आपने महसूस नहीं किया क्यों? क्योंकि भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इतना बड़ा भारी भरकम जाल बना के रखा हुआ है कि चीज़ें कभी भी चीज़ों की कमी पड़ती नहीं है। सप्लाई चेन बहुत अच्छी है। तो ये किसकी वजह से हुआ? यातायात की वजह से। यातायात के साधनों की उपयोगिता को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या उनकी उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे देश में आर्थिक विकास भी उतना ही तीव्रता से होगा। मतलब जितने अच्छे, सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध, और द्रुतगामी का मतलब तेज। यानी अब कोई मान लो कोई ट्रक है, कोई ट्रक एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचा रहा है, वो तेज तभी चलेगा ना जब आपका मार्ग बहुत अच्छा होगा। तो स्थल मार्ग यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है, रोड आपने बहुत अच्छे बना के रखे हुए, 6 लेन रोड, 4 लेन रोड अगर बिल्कुल क्लियर बिना गड्ढे वाले, तो यातायात तो फास्ट हो ही जाता है। और रेलवे की तो फिर बात ही छोड़ दो, रेलवे यातायात तो वैसे ही फास्ट है। तो यातायात के साधन जितने सुलभ, आसानी से मिलने वाले और द्रुतगामी, तेज होंगे, आर्थिक विकास की दर भी उतनी ही तेज होगी। यातायात के साधनों द्वारा तैयार माल, यातायात के साधनों द्वारा होता क्या है? जो तैयार माल होता है, खाद्यान्न, कृषि उपज और खनिज उत्पाद मांग के अनुसार सुविधापूर्वक भेजे जाते हैं। यातायात ही वो साधन है जिसकी सहायता से, चाहे वो कोई भी माल की आपूर्ति करना हो, या खाद्यान्न की आपूर्ति करना हो, या कृषि के जो भी उपज है उसकी आपूर्ति करना हो, या कई खनिज संसाधन को एक जगह से दूसरी जगह जरूरत के हिसाब से पहुंचाना हो, तो ये पहुंचा देते हैं और व्यवस्थित तौर पर पहुंचाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों का बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमण के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा ही तो पहुंचाई जाती है। सोचो जरा, 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, शायद इसके बारे में तो आपने सुना होगा। जब जब देश का युद्ध किसी दूसरे देश से होता है तो जो सेना लड़ाई कर रही होती है उन्हें उनके आवश्यकता की चीज़ें तो भेजना पड़ेगी, और ये उस समय भी आवश्यकता की चीज़ें उन तक पहुंचाने वाला अगर कोई साधन हो सकता है तो वो है यातायात के साधन। तो उस समय भी आसानी से पहुंचा सकते हैं। यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर तक बिखरे गाँवों को शहरों से जोड़ दिया जा सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ योजनाओं के बारे में,
जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ग्राम की सड़कों को जिलों तक से जोड़ देती है। उसके अलावा आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम सुना होगा, जिसमें भारत के 4 मेट्रो सिटीज़ को एक दूसरे से 6 लेन रोड से जोड़ा गया था। या फिर हो सकता है आपने ये नाम भी सुना हो, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से रोड के माध्यम से जोड़ता है, और ये रोड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और भारत दोस्तों, आपने NH हाईवेज के नाम से सुने होंगे, नेशनल हाईवेज। ये सभी यातायात के मार्ग है, और इन्हीं यातायात के मार्ग में हम यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं यातायात के साधनों से ने गांव-गांव तक चीज़ों को प्रोवाइड किया है। जो चीज़ आपको शहर में मिल रही है वो आज गांव में भी मिलती है, बिकॉज ऑफ यातायात। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। इन यातायात के साधनों का जितना ज़्यादा विकास होगा, आपका अपना देश उतना ज़्यादा समृद्ध होगा और उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली। समृद्ध मतलब ताकतवर हो जाएंगे हम लोग इतने ज़्यादा। हमारी समृद्धि से मतलब आर्थिक समृद्धि से है। व्यापार से क्या आशय है? अब केवल आपको बताना है व्यापार से क्या है। वस्तुओं एवं सेवाओं का खरीदना और बेचने की प्रक्रिया, वस्तुओं के और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया या आयात या निर्यात की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यापार कहलाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वस्तुओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हम व्यापार कहते हैं। जैसे भारत दूसरे देशों से पेट्रोलियम खरीदता है, जैसे भारत दूसरे देशों को चाय बेचता है। ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो आपका उत्तर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। क्यों? क्या कारण है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्र के द्वारा होता है? मैं आपको बता दूं कि भारत का ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार में भी 98% व्यापार समुद्र से होता है। तो ज़्यादातर क्या है, लगभग सारा ही समुद्र से हो रहा है। 2% जल मार्ग और वायु मार्ग और स्थल मार्ग से होता है। कारण ये है कि एक तो काफ़ी दूरी तक चीज़ों को आसानी से पहुँचा सकते हैं, और दूसरा ये कि सस्ता पड़ता। वहीं दूसरी ओर वायुयान भले तेज़ी से पहुंचा सकता हो, लेकिन ज़्यादा सामग्री को एक साथ उठा के नहीं ले जा सकता, और बहुत ज़्यादा भार होने की वजह से ये उस सामग्री को वहाँ से वहाँ तक पहुंचा नहीं सकता। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है, क्योंकि यह सुविधाजनक और अन्य यातायात के संसाधनों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यही कारण है कि भारत का 98% व्यापार जलमार्ग से होता है, जबकि 2% व्यापार स्थल मार्ग और वायु मार्ग से होता है। और स्थल मार्ग से तो मैंने बताया भी था आपको कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और हमारा जो पास का बांग्लादेश, इन्हीं देशों में होता है। वो भी ज़्यादा व्यापार नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे देश बहुत समृद्ध नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न क्रमांक घ में। तो प्रश्न क्रमांक जो घ है वो बात करता है कि वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। क्या उपयोगिता होती है वायु परिवहन की? मैं आपको बता दूं कि वायु परिवहन सभी परिवहन के साधनों में, जिससे हम लोग रोड परिवहन की बात करें या रेलवे परिवहन की बात करें या फिर जल परिवहन की बात करें, या उसके अलावा जो चौथा होता है वायु परिवहन, तो इन 3 परिवहन के अलावा वायु परिवहन सबसे तेज गति से चलने वाला परिवहन है और द्रुतगामी तीव्रगामी परिवहन है। इससे आसानी से एक देश से दूसरे देश तक जाया जा सकता है। हालांकि यह महंगा पड़ता है और परिवहन के मुकाबले, लेकिन इससे समय की बचत होती है और आसानी से दुनिया के किसी भी देश में जाया जा सकता है। तो यह उपयोगिता तो है। अगर आपके पास समय की कमी है और आपको कहीं पहुंचना है तो वायु परिवहन एक ऐसा संसाधन है जो वहां पहुंचा सकता है। तो वायु परिवहन की और क्या खासियत है? ये तो चलो ठीक है, ये नॉर्मल खासियत हो गई कि वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज साधन है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति देश व विदेश में कहीं भी कम समय में पहुंच सकता है। लेकिन और क्या खासियत है इसमें? और खासियत अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं तथा पर्वतीय इलाकों को में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आसानी से पहुंचा जा सकता है, या यूँ कहूँ मैं कि ऐसे जगह जहाँ पर जाना मुश्किल हो, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे अंटार्कटिका में कोई जाएगा नहीं। अंटार्कटिका के लिए ना तो रेल बना सकते हैं आप, ना भाई जल परिवहन से भी जाओगे तो इतना बर्फ जमा होगा कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे डेस्टिनेशन तक।
अगर आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे किसी पहाड़ी पर, किसी पठार पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर लोग नहीं रहते हैं, बर्फीले जगह पर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर उतरना है, तो एक ही जगह, एक ही चीज हो सकती है जो आपको उतार सकती है, वो है आपका वायु परिवहन। तथा पर्वतीय इलाकों में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो इसीलिए वायु परिवहन की उपयोगिता है। बस शर्त है कि ये थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या, इनके दूसरे के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है, लेकिन फिर भी जिसके पास पैसा है, समय की कमी हो रहती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं भारत और भारत से बाहर जाने के लिए। भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार के 3 साधन हो सकते हैं, 2, 3। वायु मार्ग के द्वारा भी करते हैं, वायु मार्ग विदेशों से व्यापार जो होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो जल मार्ग। सबसे ज़्यादा जो परिवहन होता है जल मार्ग से होता है, और तीसरा स्थल मार्ग भी काम करता है, स्थल मार्ग। तीनों मार्गों से हमारा परिवहन होता है। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो ये 2% होता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो 98% जो हमारा व्यापार होता है वो जल मार्ग से ही होता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि भाई जल मार्गों में भी, सभी मार्गों में भी सबसे मेन कौन है। तो भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन किन साधनों से होता है, तो फिर तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन तीनों में कौन सबसे बेस्ट है अगर वो पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जल मार्ग होना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग तीनों चीज़ों को मेंशन कर देंगे। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से तथा जल मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है और समय की बचत होती है। वायु परिवहन तो फिर भी कम होता है, लेकिन स्थल परिवहन तो फिर कुछ देशों से होता है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे आसपास के पड़ोसी देशों में भारत के ट्रकों से सीधा का सीधा व्यापार होता है हमारा। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है स्थल परिवहन। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादातर जो परिवहन होता है वो जलयान के द्वारा होता है, यानी जहाज़ों के बड़े बड़े क्रूज कंटेनर के द्वारा होता है, ताकि आसानी से जल में वो ला सके और इसमें नुकसान भी नहीं है, बहुत काफ़ी कॉस्टली नहीं पड़ता, ये दूसरे के मुकाबले सस्ता पड़ जाता है। तो इसीलिए हम जल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा किन किन, तो हम सबका लिख देंगे, तीनों ही मार्गों का इस्तेमाल करते हैं। देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों क्यों आवश्यक है? देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि अगर देश ज़्यादा उगाएगा, बनाएगा, तो उसको इनकम करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि दूसरे देश में भेज दें। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि किसी भी एक देश में सभी ज़रूरत की चीज़ें हो ही नहीं सकती। एक देश कभी अपनी सभी ज़रूरतों की चीज़ों को बना नहीं सकता, उगा नहीं सकता। इसीलिए एक देश दूसरे देश पर किसी दूसरे साधन के लिए डिपेंडेंट रहता ही है। यही कारण है कि आयात और निर्यात दोनों ही किसी भी देश के लिए आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति करना है। किसी देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती। इसी कारण से आवश्यकता के अनुरूप सभी देशों को आयात और निर्यात करना पड़ता है। जो हमारे पास ज़्यादा है मैं किसी को दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं किसी से ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने संसाधनों की पूर्ति प्रॉपर कर सकता हूँ। यही व्यापार है और यही आयात और निर्यात है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जिन देशों का आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है, वो देश व्यापार घाटे को सहन करते हैं। और जिन देश में निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा है, आयात निर्यात के मुकाबले कम हो रहा है, तो उन देशों में घाटा नहीं होता, उन देशों को व्यापार में प्रॉफिट मिलता है। आइए बात करते हैं हमारा अगले प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 बोलता है, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। संचार के, क्षमा करें मैंने इसको संसार पढ़ दिया, ये संचार है। संचार मतलब संचार के साधन, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारे के सारे संचार के साधन हैं। चाहे वो फैक्स हो या कोई दूसरी मशीन हो, इसके द्वारा आप पूरा काम कर सकते हैं। तो संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताए, तो विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताए तो आप एक एक करके बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं पूछूं टेलीविज़न की उपयोगिता बताए, तो आप बोल सकते हैं कि टेलीविज़न एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, यानी पूरी दुनिया की जानकारी से हम लोग रूबरू हो जाते हैं। टेलीविज़न एक ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा हमें खाली समय में एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का काम भी करता है। और कहीं ना कहीं टेलीविज़न का जुड़ाव हमारी संस्कृति से भी है, क्योंकि बहुत सारी सीरियल के माध्यम से ये हमारी संस्कृति को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और भारत में किस राज्य में किस तरह के
चीज़ें चलती हैं, कल्चर चलती है, इससे भी हमारा सामना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टेलीविज़न तो एक बहुत अभिन्न हिस्सा है संचार के साधन का। बात की जाए अगर टेलीविज़न के अलावा आप चाहे तो रेडियो भी लिख सकते हैं। रेडियो एक ऑडियो संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हमें दूर दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को भारत के बारे में, दुनिया के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसमें बहुत सारे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं और भारत का एक ट्रेडिशनल परंपरागत संचार का साधन रहा है। इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं आप। तीसरी बात करें अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल आधुनिक युग में मोबाइल संचार का सबसे आधुनिक और सबसे तीव्र साधन है जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। पुराने समय में कंप्यूटर हुआ, आज से मतलब बहुत पुरानी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ साल पहले कंप्यूटर हुआ करते थे जब मोबाइल एंड्रॉयड नहीं आए थे या मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता था। तब इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप लोगों के पास कंप्यूटर ही हुआ करते थे और जिनके पास हुआ करते थे वो भी हमेशा साथ तो नहीं रखते थे और बहुत कम लोगों के पास थे। आज मोबाइल हर व्यक्ति की जेब में रहता है और हर व्यक्ति हर समय किसी भी जानकारी को सर्च कर सकता है, ब्राउज कर सकता है, कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी वक्त कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल इसीलिए आधुनिक ज़माने का सबसे पसंदीदा संचार का साधन कहलाएगा अगर कोई, तो वह आपका मोबाइल। इसके अलावा टेलीफोन से भी आप कहीं से भी बात कर सकते हैं। संचार के साधनों की बात करें तो इसको और मॉडर्न किया जाए, इसको और प्रगतिशील बनाया जाए तो संचार के इन्हीं साधनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी दी गई, जिससे आप घर बैठे किसी दूर रिश्तेदार से या अपने ही मम्मी या पापा से अगर आप दूर पढ़ाई कर रहे हैं या दूर आप किसी नौकरी में लिप्त हैं तो भी आप अपने परिवार को बिल्कुल समय दे सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। दूर किसी दूसरे विदेश में रहे व्यक्ति भी अपने देश में अपने परिजनों से आसानी से जिनसे कनेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आजकल की जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं संचार के साधनों की बेहतरी जो हुई है इससे हमारा जीवन में काफ़ी सारा हमें फ़ायदा हुआ है। इससे दुनिया सिमट करके आपके मोबाइल में आ चुकी है। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को अपने मोबाइल के माध्यम से जान लेते हो, पहचान लेते हो और किस देश में, किस राज्य में, किस गांव में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पूछा कि संचार के विभिन्न साधनों को उपयोगिता बताए तो आप ये सब बता सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं कंप्यूटर। अरबों खरबों तक की गणनाएं आसानी से जो कर दे वो कंप्यूटर है और कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया के नेटवर्क से जुड़ी हुई है इंटरनेट के द्वारा। और आज आप घर बैठे किसी भी देश में किसी भी कोने में मेल कर सकते हो और बहुत सारी सुविधाएं देता है। तो कंप्यूटर आज के ज़माने में भी अपनी उपयोगिता रखता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी 4-5 एग्जाम्पल लिख दो तो आपका उत्तर सटीक होने लग जाएगा। भारत में संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। डाक तो सुना होगा आपने, पोस्ट ऑफिस। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस वाला देश भारत ही है और यह पत्र, पार्सल, किताब, अखबार, बिजली का बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक पहुँच जल्दी पहुँचाता है, बहुत जल्दी पहुँचाता है। तो आपको स्पीड पोस्ट कर दो, डाक से पोस्ट कर दो, तो पोस्ट करते ही पुराने समय में हम लोग लेटर भी भेजते थे। हम लोग टेलीफोन या दूरभाष और मोबाइल का फ़ोन इस्तेमाल कर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, किस देश में क्या चल रहा है। टेलीफोन द्वारा हमारा मनोरंजन होता है, टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर सकते हैं कि जैसे वो हमारे सामने बैठा हुआ है। मैंने इन सब बातों के बारे में आपसे बताया था कि यही आपकी एक मॉडर्न संचार व्यवस्था है जो आपको कनेक्ट करती है दूसरे लोगों से, संसार के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करती है। आइए बात करते हैं अब कुछ MCQ पर बात कर लेते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए। आपके सामने आपका क्वेश्चन रहा ये, रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। कहाँ पर आसानी से बन सकता है रेल मार्ग और सड़क मार्ग? दोस्तों ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिनका उत्तर आप भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं पुराने वीडियो पर। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर डाउट कैसे पूछ सकते हैं। तो मेरा उत्तर ये है कि आप अपना डाउट इसी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अपना डाउट तो लिखिए, हम आपको उत्तर दे देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा या तो वीडियो के माध्यम से, अगर आपका डाउट बड़ा है या अच्छा डाउट है तो वीडियो के माध्यम से भी, या आपका डाउट छोटा है जिसे कम शब्दों में ही बयां किया जा सकता है तो वो हम कमेंट सेक्शन में भी लिख के आपको
डाउट को क्लियर कर देंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत, सोचिए मत, जितने ज़्यादा डाउट हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना आसान कहाँ होता है? भाई मुझसे को पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि यार ऊबड़ खाबड़ जमीन में रेल बनाना तो मुश्किल है। प्लेन अगर कोई चीज़ मिल जाए, मुझे समतल भूमि मिल जाए तो मैं रोड भी बना दूंगा और रेलवे बना सकते हैं, नहीं तो पहाड़ को काटना वरना बहुत दिक्कत वाला काम है। आसान की बात करें तो पठारों और पहाड़ों की बजाय हर व्यक्ति पसंद करेगा मैदानों में बनाना, क्योंकि मैदान होते हैं फ्लैट, समतल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा? मैदान ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? तो भाई रेल और बस से भी तेज जो चलता है वो बिल्कुल आपका हवाई जहाज चलता है, तो ना रेल है ना बस है, सबसे तेज आपका एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त बंदरगाह जो होगा वो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब ही होगा ना, जो करीब होगा वहाँ से जाओगे कि दूर से घूम के जाओगे? भाई पाकिस्तान के पास में, सबसे पास में जो पोर्ट पड़ता है, जो बंदरगाह पड़ता है, वो तो गुजरात का पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के इस मैप के साइड में गुजरात वाला एरिया ऐसा कुछ बन जाएगा, ये गुजरात वाला एरिया बनता है, तो यही पाकिस्तान आपका यहीं तक मिला हुआ है, पाकिस्तान, ये पाक। तो अगर कोई पाकिस्तान जाएगा तो यहाँ कोई पोर्ट होगा तो घुस जाएगा इधर से। भाई ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ इंडिया के किसी पोर्ट से जाएगा तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतनी दूर से जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसा कह दे कि मैं पश्चिम बंगाल या कहीं कहीं उधर वाले एरिया से घूम के जाएगा तो बहुत नुकसानदायक भी होगा, बहुत बड़ा भी पड़ेगा। ऐसे में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान जाना है, अगर पाकिस्तान बंदरगाह के थ्रू जाना है, कोई माल पहुंचाना है, तो सबसे पास वाला बंदरगाह क्यों नहीं चुनेंगे हम लोग? तो आप खुद सोचिए, इन 3 बंदरगाहों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कोच्चि बंदरगाह की अगर बात करें तो ये केरल में है, ये कहाँ पर है? ये केरल में है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये आपका गुजरात में है, और अगर बात करें पारादीप बंदरगाह की तो ये आपका उड़ीसा में। 3 बंदरगाह। अब जरा इन बंदरगाहों को यहाँ पर डिनोट कर लिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा से हमको समझ में मौका मिलेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। ये आपका बंदरगाह वाला एरिया आ गया। अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर ये बंदरगाह, यहाँ पर है आपका कांडला बंदरगाह, और यहाँ पर आपका साउथ इंडिया में यहाँ पर है आपका कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, और इधर आपका आ गया उड़ीसा में यहाँ पर पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो ये तो इधर हो गया। अब आप खुद सोचिए पाकिस्तान कहाँ पर है? ये यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। तो आप खुद सोचिए पाकिस्तान जाना है तो कौन से बंदरगाह पे जाओगे? क्या यहाँ से जाओगे इतना घूम के, या यहाँ से इतना घूम के जाओगे, या फिर यहाँ से इधर चले जाओगे? कोई भी कह देगा सर कांडला सबसे पास पड़ रहा है, यहीं से जाऊंगा मैं, तो पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, तो ये कांडला इसका सही उत्तर है, गुजरात में जो है, तो यहीं से जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को क्या दर्शाता है? मतलब 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार को क्या बोलते हैं? क्या आंतरिक व्यापार बोलते हैं? तो आंतरिक व्यापार तो देशी व्यापार होता है, देश के अंदर होता है। बाहरी व्यापार कोई शब्द टर्म्स है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल सही उत्तर है। 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? ये 3 आपके पास ऑप्शन है। संचार का साधन समझ रहे हो, यातायात का नहीं पूछा है, संचार का। तो संचार के साधन में आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल मोबाइल से आप बिना जाए, बिना वहाँ जाए वो चीज़ आपसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये संचार हो गया। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में आप उससे जाके मिल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये संचार का साधन नहीं, जबकि यातायात का साधन है। तो इंटरनेट क्या है? बिल्कुल आप घर बैठे किसी से भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, तो इंटरनेट भी संचार का साधन है। तो संचार का साधन कौन सा नहीं है? तो हेलीकॉप्टर नहीं है भैया, बाकी 2 तो है। तो ख इज दी राइट आंसर कि हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है। तो दोस्तों ये खत्म होते आपके सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6। अध्याय नंबर 6 से संबंधित सारे सॉल्यूशन हो गए हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जिनकी बात मैं आपसे करूंगा, एमसीक्यू वगैरह लेकर जरूर आऊँगा। दोस्तों यूपी बोर्ड के मेरे साथियों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रहे हैं, हालांकि सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कभी कभार हो सकता है ढूंढने में कोई तकलीफ हो रही हो। तो अगर आप को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं।
वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। magnetbrains.com जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे आपके सामने एक अच्छा सा पेज शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो अपने किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी की सारी चीज़ें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ये कभी नहीं बोलेगा मैग्नेट ब्रेन्स आपसे कि आप 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पूरा कोर्स बाय कर लो। हम इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ते दोस्तों, हम किसी को भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहे तो पूरे वीडियो देखकर भी आप संतुष्ट हो सकते हैं कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर कोई बाई का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, और नहीं कोई कूपन कोड देकर हम आपसे कुछ लेना पसंद करेंगे कि आप ये कूपन कोड खरीद लो या जो भी पेमेंट कर दो। ट्रांजिशन जैसी कोई चीज़ हम दोनों के बीच में, हमारे और स्टूडेंट के बीच में नहीं होती है। हम सीधे लिखते हैं कि वॉच 100% फ्री वीडियो, देखो जितना देख सकते हो। और ये मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा चैनल है ये आपको क्या क्या चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये अब देख लेते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के जो टॉप कोर्सेज है उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। CBSE हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, NCERT बेस्ड जो CBSE की क्लासेस होती हैं, हिंदी मीडियम भी NCERT हो चुका है तो NCERT हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएंगे। NTSC की तैयारी करवाते, ओलंपियाड की तैयारी करवाते, CUET की तैयारी करवाते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 12वीं के बाद अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेना है तो डेफिनेटली आपको CUET तो करना ही पड़ेगा। और IIT JEE की तैयारी करवाते हैं, नीट JC तैयारी करवाते हैं हम लोग, और यूपी बिहार बोर्ड दोनों के दोनों बोर्ड कवर करवा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा कि हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हम कंप्लीट कराएंगे, बैंकिंग इंश्योरेंस कंप्लीट कराएंगे, RRB, SSC, UPSC, JEB एंड KEP, ये सारी की सारी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराइएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर आपसे कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे का डिमांड नहीं किया जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी साथियों को दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।